नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी सरकार के खिलाफ राहुल खड़गे की हुंकार की। ये नरेंद्र मोदी जी, ये तो सरेंडर मोदी है। पश्चिम बंगाल में जारी की गई फाइनल वोटर लिस्ट की देखेंगे। जमानत मिलने के बाद भी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं हुए रिहा? मोदी सरकार पर क्यों भड़के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? अहंकार, ईर्ष्या, दुर्भावना, प्रतिघात की भावना उनकी तिलांजलि की जाए। जानेंगे कैसे मिडिल ईस्ट में छिड़ी भयानक जंग। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्थान के पूर्व गवर्नर कलराज मिश्र का बड़ा बयान, कहा यूजीसी पर विवाद संविधान के दायरे में ही सुलझाएं, सामाजिक मतभेद को रोकने की कही बात। कपिल सिब्बल ने सरकार से किए सवाल, केजरीवाल ने 126 दिन जेल में बिताए, कौन करेगा इसकी भरपाई? सीबीआई पर जानबूझकर जांच को लंबा खींचने का लगाया आरोप। राहुल गांधी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खत, लिखा एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए पर्याप्त बजट दें, दिव्यांगता पेंशन से हटाए इनकम टैक्स। बीजेपी पर प्रियंका खरगे का बड़ा हमला, कहा 12 सालों से कठपुतली बनी हुई है जांच एजेंसियां, राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है बीजेपी। केरल दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, वायनाड में लैंडस्लाइड से पीड़ित लोगों से की मुलाकात, बोली पुनर्वास में केंद्र नहीं आ रहा आगे। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 2027 में होने वाले पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में पंजाब के बरनाल में कांग्रेस ने किसान मजदूर महारैली का आयोजन किया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने पंजाब में अपने पैर जमाने की कोशिशें शुरू कर दी है। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कैंपेन की धमाकेदार शुरुआत की। राज्य के बरनाल में कांग्रेस ने किसान मजदूर महारैली का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने शिरकत की। इस दौरान खड़गे ने हुंकार भरते हुए पीएम मोदी और पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया। खड़गे ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, आप सरकार बीजेपी की बी टीम है। खड़गे ने पीएम मोदी पर देश को बेचने का आरोप लगाया और कहा कि मोदी देश के लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये तो सरेंडर मोदी है। क्या है ये? नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी। किनके सामने सरेंडर है? ट्रंप के सामने सरेंडर है। वहीं खड़गे के बाद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि यूएस ट्रेड डील में नरेंद्र मोदी ने देश का भयंकर नुकसान किया है, देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, एमएसएमईज को खत्म कर दिया, एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता कर दिया, लेकिन अमेरिका ने हमें क्या दिया? राहुल ने आगे कहा कि इस ट्रेड डील में न अमेरिका के किसानों का नुकसान होगा और न ही इंडस्ट्री का। पूरा का पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। क्यों? एक हाथ इधर एक हाथ उधर, गला बीच में, खत्म। राहुल ने जनसभा में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे का भी जिक्र किया और कहा कि 4 महीने से अमेरिका और भारत की डील रुकी हुई थी। संसद में जब मेरा भाषण चल रहा था तो उसे रोका जा रहा था और उसी शाम प्रधानमंत्री का फोन ट्रंप को जाता है। ये मैंने नहीं कहा है, इस बात को लेकर ट्रंप ने ट्वीट किया है। पीएम ने ट्रंप को फोन किया लेकिन किसी मंत्री को नहीं पूछा और कह दिया कि मैं डील के लिए तैयार हूं। राहुल ने साफ साफ आरोप लगाया कि मुझे बोलने से रोका जा रहा था क्योंकि सरकार डरी हुई थी। राहुल ने अपना हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि नरेंद्र मोदी इन मामलों से बच नहीं सकते। ये नहीं बच सकते क्योंकि एप्स्टीन फाइल, अदानी का केस कभी ना कभी तो खुलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, रात को नरेंद्र मोदी सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, कांप रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि काम टीम वर्क से होता है, एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता, हमारे पास पूरी टीम बैठी है। मैं मैसेज देना चाहता हूं कि टीम प्लेयर बनो वरना रिजर्व में बैठा देंगे। यानी एक तरह से उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर नेताओं को चेतावनी दी है। रैली के दौरान लोगों में काफी जोश दिखाई दिया। इस रैली से जहां कांग्रेस को अपनी जमीन मजबूत होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, वहीं इन हमलों से बीजेपी और पंजाब में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है।
राहुल गांधी के इन हमलों के बाद देश की राजनीति में नए तूफान की आहट सुनाई दे रही है। कांग्रेस की रैली ने पंजाब में सरगर्मी बढ़ा दी है तो बंगाल में भी सियासी हलचल तेज है। एसआईआर के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि कुल 65 लाख नाम इस लिस्ट से काट दिए गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा ममता बनर्जी की सीट की हो रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस नई लिस्ट के सामने आते ही राज्य में सियासी घमासान शुरू हो गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में कुल 65 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इनमें से 58 लाख नाम पिछले साल दिसंबर में जारी ड्राफ्ट लिस्ट में ही हटा दिए गए थे। 28 फरवरी को जारी फाइनल लिस्ट में 7 लाख नाम और काट दिए गए। आयोग का कहना है कि ये नाम गुजरे हुए शिफ्टेड या डुप्लीकेट वोटरों के हैं। हालांकि अभी भी 60 लाख नाम पेंडिंग हैं, जिनके दस्तावेजों की जांच जारी है। सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर की हो रही है। भवानीपुर से कुल 47,094 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसके अलावा 14,154 नाम अभी भी वोटिंग लिस्ट में हैं। अगर ये नाम भी हटते हैं तो संख्या और बढ़ सकती है। बता दें कि 2021 के उपचुनाव में ममता बनर्जी ने ये सीट 58,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। इतने बड़े पैमाने पर नाम कटने से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। बीजेपी नेता शुरू से ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि भवानीपुर बीजेपी का गढ़ है और इस बार वहां उनकी जीत तय है। शुभेंदु ने ममता बनर्जी को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि वो वहीं से चुनाव लड़े। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने इसे साजिश करार दिया है। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा है कि अगर किसी वैध वोटर का नाम हटा है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक उसे वापस जोड़ने का मौका है। वहीं टीएमसी नेता तन्मय घोष ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर बंगालियों के खिलाफ साजिश हो रही है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि गलत तरीके से नाम हटाए जाने पर वो कानूनी और राजनीतिक आंदोलन करेंगे। बंगाल की वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो सवाल यूथ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर भी खड़े हो रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप को जमानत मिल गई थी। इसके बावजूद एक मामूली कानूनी पेच के चलते उनकी रिहाई टल गई और दोबारा हिरासत में भेज दिया गया है, जिसको लेकर यूथ कांग्रेस का गुस्सा भड़क उठा। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन जमानत मिलने के बावजूद प्रशासन ने सत्यापन के नाम पर चिप की रिहाई में रोड़ा अटका दिया है। कोर्ट ने जमानत बॉन्ड और जमानती के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 1 मार्च तक का समय मांगा है, जिसके कारण चिप को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये केवल समय बर्बाद करने और एक युवा नेता के मनोबल को तोड़ने की साजिश है। दरअसल एआई समिट में शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उदय भानु चिप की रिमांड 7 दिन और बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने पुलिस के पास किसी ठोस आधार की कमी को देखते हुए इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। चिप के अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने बताया कि पुलिस के पास चिप के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, जिसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त भारत मंडपम के बाहर शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन हुआ, उदय भानु चिप वहां मौके पर मौजूद भी नहीं थे। यूथ विंग समेत पूरी कांग्रेस पार्टी इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है। अब हम आपको जमानत के बावजूद चिप को रिहाई न मिलने की पीछे की वजह भी बता देते हैं। तो कोर्ट ने उदय भानु चिप को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की सुट्टी यानी श्योरिटी पर जमानत दी है। चिप ने तो अपना बॉन्ड भर दिया, लेकिन जो व्यक्ति उनकी सुट्टी यानी जमानतदार बना है, पुलिस उसके घर जाकर उसके कागजों की जांच कर रही है। पुलिस ये देख रही है कि जमानत देने वाला व्यक्ति हकीकत में है या नहीं और उसकी उतनी हैसियत भी है या नहीं। जब तक पुलिस इस तीसरे व्यक्ति यानी जमानतदार की रिपोर्ट कोर्ट में नहीं देगी, तब तक रिहाई का आदेश जेल नहीं जाएगा। इसीलिए जमानत मिलने के बावजूद उन्हें 1 मार्च तक रुकना पड़ रहा है। चिप को दोबारा हिरासत में भेजने की कार्रवाई को लेकर यूथ कांग्रेस में गुस्सा है। अब दस्तावेज सत्यापन के बाद 1 मार्च को उनके बाहर आने की उम्मीद है। यह तय माना जा रहा है कि रिहाई के वक्त यूथ कांग्रेस के नेताओं का भारी हुजूम जेल के बाहर उमड़ेगा, जिससे सीधे तौर पर बीजेपी को मैसेज दिया जाएगा कि यूथ कांग्रेस अपने विरोध पर अडिग है। कांग्रेस के विरोध से मोदी सरकार परेशान दिखाई दे रही है, तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान भी बीजेपी के लिए मुसीबत बनते जा रही हैं। धनखड़ साफ साफ कह रहे हैं कि अहंकार से ऊपर उठना चाहिए। उनके इस बयान को पीएम मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो और क्या कुछ कहा जगदीप धनखड़ ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। वो खुलकर अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब जगदीप धनखड़ ने कहा है कि हम अहंकार, नफरत, बदला और जलन से ऊपर उठे। दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां वो महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान महाकाल से देश की तरक्की, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर प्रशासन की तरफ से धनखड़ का पारंपरिक स्वागत भी किया गया, जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने कहा कि अहंकार, ईर्ष्या, दुर्भावना, प्रतिघात की भावना, उनकी तिलांजलि की जाए और हर किसी के स्वस्थ होने की, प्रसन्न होने की कामना होनी चाहिए। मैंने यहाँ आकर प्रार्थना की है कि हमारा देश निरंतरता से उन्नति के पथ पर रहे। धनखड़ ने अपने इस बयान के जरिए कहीं न कहीं विपक्ष के उन आरोपों को बल दे दिया है, जिसपे विपक्ष लगातार देश में मोदी सरकार पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाता आ रहा है। और अब धनखड़ ने साफ कर दिया है कि नफरत, बदला और जलन से ऊपर उठना चाहिए। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद जगदीप धनखड़ लंबे वक्त से सार्वजनिक कार्यक्रमों से नदारद रहे थे, लेकिन अब जब वो जनता के बीच जा रहे हैं तो आक्रामक रुख अपना रहे हैं। बीते दिन भी उन्होंने इस्तीफे की वजह बताई थी और कहा था कि मैंने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दिया, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ। अब उनके इन बयानों ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, जिससे मोदी सरकार पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। धनखड़ का बयान चर्चा का विषय बन गया है तो सुर्खियों में इस वक्त महाराष्ट्र भी बना हुआ है। 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और दिवंगत नेता अजीत पवार का नाम आ रहा था और अब इस मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के दिवंगत नेता अजीत पवार और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार का नाम 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले में सामने आया था। ये मामला महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़ा है। वहीं अब सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने 25,000 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक यानी MSCB घोटाले मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW की तरफ से दायर की गई 2 क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसमें दिवंगत अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी गई है। इस बैंक और इसकी सहायक कंपनियों का नेतृत्व करने वाले कई प्रमुख नेताओं के नाम इस कथित घोटाले में सामने आए थे। आइए अब समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या था। ये घोटाला राज्य के 31 जिला सहकारी बैंकों से जुड़ा है। आरोप है कि 2002 से 2017 के बीच नियमों को ताक पर रखकर चीनी कारखानों को भारी कर्ज बांटे गए। जब ये कारखाने कर्ज नहीं चुका पाए तो बैंक को 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसके बाद बैंक ने वसूली के नाम पर इन कारखानों और उनकी जमीनों को बेहद कम दामों पर नीलाम कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि ये संपत्तियां परिवार के करीबी रिश्तेदारों ने नहीं खरीदी। ईडी की जांच के मुताबिक जारंदेश्वर शुगर मिल की नीलामी में बड़ी गड़बड़ी हुई थी। इस मिल को गुरु कमोडिटी ने मात्र 65.7 करोड़ रुपए में खरीदा था। जांच में सामने आया कि इस खरीद के लिए पैसा जय एग्रोटेक से आया था, जिसमें सुनेत्रा पवार निदेशक थी। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पवार दंपत्ति को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन मामला अदालत में लंबित था और अब कोर्ट ने इस मामले में दिवंगत अजीत पवार और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम को क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। वहीं अदालत के इस फैसले को सुनेत्रा पवार के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत मिली है तो दूसरी तरफ इजराइल के एक बड़े हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया है। ईरान ने भी पलटवार में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया, जिसके बाद खाड़ी देश भी इस जंग में कूदने की चेतावनी दे रही हैं। तो मिडिल ईस्ट में कैसे बिगड़े हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान पर इजराइल के हमले ने मिडिल ईस्ट में जंग भड़का दी है। मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में मिसाइलें गिर रही हैं, एयर स्पेस बंद हो गए हैं, जगह जगह सायरन बज रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई ईरान पर इजरायली हमले से। इजराइल ने दिन के उजाले में ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया। उसने अपने शील्ड ऑफ जूडा यानी यहूदियों की ढाल ऑपरेशन के तहत ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के ठिकाने, तेहरान में स्थित राष्ट्रपति के आवास और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के दफ्तर को निशाना बनाया। इजराइल का दावा है कि ईरानी सेना यानी IRGC के चीफ जनरल मोहम्मद पाकपोर के साथ ही ईरान के रक्षा मंत्री और खुफिया प्रमुख भी इन हमलों में मारे गए। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन ईरान ने नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की एक तस्वीर जरूर जारी की है, जिसमें खामेनेई बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार ईरान के खिलाफ इजराइल के इस ऑपरेशन में अमेरिका शुरुआत से ही उसका पूरा साथ दे रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का कहना है कि ईरान में उनका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है, जिसके बाद ईरान आग बबूला हो गया और उसने करारा जवाब देने की बात कही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा
कि ईरानी सेना अमेरिका और इजराइल के हमलों की जड़ तक जाकर करारा जवाब देगी। ईरान अपनी रक्षा कर रहा है और जिसने भी उसकी इस कार्रवाई को रोकने या कमजोर करने की कोशिश की उसे भी वैध निशाना माना जाएगा। यानी जहां से हमला या दखल होगा, ईरान वही जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने साफ किया कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अब जवाब देंगे। ईरान ने इजराइल में कई ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डों को भी बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, जॉर्डन, इराक में ईरान की मिसाइलें कहर बरसा रही हैं, जिस पर खाड़ी देशों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। सऊदी अरब और यूएई ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया और साथ ही चेतावनी भी दी है कि उन्हें जवाबी हमले का अधिकार है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में जंग के फैलने की आशंका बढ़ गई है। बिगड़ते हालात पर यूरोपीय संघ ने चिंता जताई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए ठीक नहीं है। बेल्जियम ने आम लोगों की जान की हिफाजत की अपील की है। यूएनएससी की आपात बैठक बुलाने की मांग उठ रही है। रूस ने अमेरिका और इजराइल को तुरंत हमले रोकने की चेतावनी भी दी है, लेकिन मौजूदा हालात में ये जंग खत्म होने की बजाय और तेज होती नजर आ रही है। इस जंग का असर कई देशों पर पड़ सकता है, जिसको लेकर पूरी दुनिया चिंता में है। तो इस बीच 1 मार्च से ऐसे कई बदलाव होने जा रहे हैं जिनका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। तो कौन कौन से हैं वो बदलाव जो 1 मार्च से होंगे लागू, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मार्च महीने की शुरुआत से ही कई बदलाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले हैं, जिनके मुताबिक अब हमें ढलना होगा, उन्हें अपनाना होगा। हालांकि इन बदलावों की खबर पहले ही आ गई थी, लेकिन ये नियम 1 मार्च से लागू हो रहे हैं। इनमें रेल टिकट के लिए नए ऐप और सिम बाइंडिंग सहित कई नियम शामिल हैं, जिसके बारे में हर किसी को जानना जरूरी है। अब तक इस्तेमाल होने वाला यूटीएस ऐप 1 मार्च से काम करना बंद कर देगा। अब रेल वन नाम का नया मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग अब सिर्फ इसी ऐप से हो सकेगी। डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए सिर्फ 4 या 6 अंकों का यूपीआई पिन काफी नहीं होगा। सरकार 1 मार्च से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर रही है, यानी बड़े अमाउंट के ट्रांसफर के लिए आपको पिन के साथ बायोमेट्रिक्स जैसे फिंगरप्रिंट या फेस आईडी की जरूरत पड़ सकती है। इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार सिम बाइंडिंग का सख्त नियम ला रही है। अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स सीधे आपके सिम कार्ड से लिंक्ड होंगे। अगर आपके फोन से सिम निकाल दिया तो फिर ये ऐप्स काम करना बंद कर देंगे। आप वाईफाई या हॉटस्पॉट के जरिए भी इन्हें नहीं चला पाएंगे। अगर किसी सिस्टम पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स खुले हैं तो 6 घंटे बाद वो अपने आप ही लॉग आउट हो जाएंगे। हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और हवाई ईंधन यानी एटीएफ के दामों की समीक्षा करेंगी। उम्मीद है कि कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर इनके रेट्स बदल सकते हैं, जिसका सीधा असर आपके किचन के बजट और सफर पर पड़ेगा। यानी देखा जाए तो मार्च का महीना नई सुविधाओं के साथ साथ कुछ नई पाबंदियां और कुछ नई कड़ाइयां भी लेकर आ रहा है, जिन्हें अब हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा और उसके मुताबिक ढलना पड़ेगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब नीति वाले मामले में दिल्ली की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। इसको बीजेपी बिल्कुल पचा नहीं पा रही है। तरह तरह की बातें उनके ऊपर कही जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो इस पर उत्साहित होकर ये तक कह दिया कि अगर दिल्ली में इस वक्त चुनाव हो जाए तो बीजेपी को 10 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। अगर 10 से ज़्यादा सीटें मिली तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। हाँ भाई, अगर 10 से कम सीटें मिली तो ज्ञानेश कुमार संन्यास ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।